चलिए चैप्टर 2 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये ऑडियो मैं अपनी पीपीटी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन केस आपके पास अभी एज ऑफ नाउ एक्सेस नहीं है पीपीटी का, तो एज सच कोई इशू नहीं है, आप बुक से भी रिफ़र कर सकते हैं। चलिए चैप्टर 2 स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए पहले इसका मतलब समझते हैं। देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी इंट्यूशन से या ब्लैंक माइंड से नहीं बनती है। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है, मार्केट में उतरना पड़ता है, थ्रेट्स क्या क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या क्या हैं, हमारे कॉम्पिटेंस क्या क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या क्या हैं। ये सब एनालाइज करने के बाद ही हम कोई स्ट्रैटेजी बना पाते हैं। कोई स्ट्रैटेजी विथ सम इंट्यूशन, ठीक है, ऐसी नहीं बनती है स्ट्रैटेजी। यही इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि सर कैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनती है, कैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनती है। तो इस चैप्टर का लर्निंग आउटकम अगर समझें तो क्रिटिकलिटी समझेंगे ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट के वेरियस एलिमेंट्स को समझेंगे, पेस्ले एनालिसिस समझेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस समझेंगे और पोर्टर्स के 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को भी समझेंगे। तो एक चैप्टर ओवरव्यू अगर देखें तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट, इंडस्ट्री इन्वायरमेंट एनालिसिस, मार्केट एंड कस्टमर एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि सर हर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से डिफ़र करती है। सर हर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से डिफ़र करती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट्स, ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस। उसके बाद ठीक है, भले ही हर बिजनेसेस, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अलग है, बट कोई भी वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता, कोई भी आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता। उनको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे लीगल स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन सबको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है कि मार्केट में, इकॉनमी में क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से रिएक्ट करना पड़ता है। तो जो फोर्सेस बाहर हैं, जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस के बाहर हैं, इन्हीं सारे फोर्सेस को, इन्हीं सारे फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। जो सारे फोर्सेस, जो सारे फैक्टर्स हमारे बिजनेस ऑपरेशंस के बाहर हैं, जिनकी हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन बिगिंस विद अ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। यही बोल रहा है। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कब करेंगे? जब अच्छा सा एनालिसिस हो पाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कोई इंट्यूशन से, कोई ओपिनियन से नहीं होता है। आपको एक क्रिएटिव माइंडसेट चाहिए, आपको थरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो वही है कि इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करना एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। इनफॉर्मल टेक्निक्स नहीं होनी चाहिए। इनफॉर्मल टेक्निक्स का क्या मतलब है? जैसे नोकिया, कोडैक, ये लोग क्या करते थे? ये लोग मार्केट को स्कैन नहीं करते थे। ये लोग बस अपना बिजनेस कर रहे थे, बस अपना सेल बढ़ा रहे थे, बस, और कुछ नहीं। सेल तो बढ़ रही थी, नो डाउट। एक टाइम पे नोकिया का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा था, बट वो मार्केट को स्कैन नहीं किया, उसने मार्केट के अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, कस्टमर के प्रेफरेंसेस को नहीं समझा, मार्केट से आउट हो गया। तो ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है सिचुएशनल कंसिडरेशन। मतलब क्या क्या सिचुएशंस के बारे में हमें सोचना पड़ता है वाइल मेकिंग स्ट्रैटेजी। तो पहले तो इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, मतलब वही आपका, आप समझ लो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है मार्केट में, थ्रेट्स क्या क्या है, और हमें अपना खुद का कैपेबिलिटीज़, रिसोर्स, पोजीशन भी समझना पड़ता है। मतलब आप समझ लो एक तरीके से स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये सारे पॉइंट्स हैं सिचुएशनल कंसिडरेशन में। उसके बाद स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में और सारे कुछ पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले तो कोई भी एनालिसिस करने से पहले हमें अपनी पोजीशन मालूम होनी चाहिए। तो वही बोल रहा है, एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द बिजनेस सिचुएशन। मतलब आप अपना पहले डायग्नोसिस करो कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है। और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और उसमें कुछ कमियां भी हैं। खुद बोल रहा है ये कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में कुछ कमियां भी हैं। क्या क्या कमियां हैं? तो पहली बात, जब हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हैं तो हमें बहुत सारे इनोवेटिव ऑप्शंस मिल तो जाते हैं, बट कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट है, ये हमें नहीं बताता है। ये हमें खुद से ही पता करना पड़ता है। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इश्यूज़ टू कंसिडर, तो क्या क्या इश्यूज़ हमें कंसिडर करना पड़ता है? सबसे पहले strategy evolves over a period of time or we need to balance between external and internal factors. उसके बाद स्ट्रैटेजी और बिजनेस इन्वायरमेंट, तो वही सारी चीज़ें हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, डायनामिक है, कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो एक फ्रेमवर्क देता है ताकि हम एडजस्ट कर सकें टू दी अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसर्टेन इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकें, ये हमें कौन फ्रेमवर्क देता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑल्सो हमें एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है। अब बेनिफिट्स क्या होता है बिजनेस और इन्वायरमेंट के इंटरैक्शन का? बिजनेस और इन्वायरमेंट के इंटरैक्शन का तो इमेज बिल्डिंग में हेल्प करता है, डिटरमाइन करता है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, कॉन्टिन्यूस लर्निंग में हेल्प करता है, कंपटीशन को मीट करने में हेल्प करता है, और एक डायरेक्शन देता है फॉर ग्रोथ, डायरेक्शन देता है फॉर ग्रोथ। अब शुरू करते हैं मेन कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो देखिए, वैसे ही मैंने आपको बोला एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब बाहर का इन्वायरमेंट, हमें स्कैन करना पड़ता है। बाहर के इन्वायरमेंट में जैसे हमारा कस्टमर आ गया, हमारे कॉम्पिटिटर आ गए, हमारे लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आ गई। हम इसको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब जो हमारे इमीडिएट पेरीफेरी में है और हम जिनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपके कॉस्मिक, ये एक निमोनिक है, कॉस्मिक लोग आ गए। कॉस्मिक मतलब सी फॉर कस्टमर, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर सप्लायर, एम आई फॉर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, एंड सी फॉर कॉम्पिटिटर। हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं अच्छा काम करके, अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छा बना के, इनोवेटिव बना के, और कॉस्ट एफिशिएंट बना के। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है? मैक्रो इन्वायरमेंट बेसिकली हम जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे पेरिफेरी में नहीं लाई करते हैं। जैसे इसमें आ गया पेस्ले टूल्स। इसमें हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? पेस्ले टूल। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इन्वायरमेंटल, L फॉर लीगल। हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब ICAI, हम अगर चाहें तो सर ICAI ये सब्जेक्ट बंद कर दे, ये सब्जेक्ट लॉन्च कर दे, हमारे कहने से नहीं होगा। हम चाहते हैं मोदी जी ये पॉलिसी बना दे, हमारे कहने से नहीं होगा। हम चाहते हैं लोग आज ऐसा कपड़ा नहीं वैसा कपड़ा पहने, हमारे कहने से नहीं होगा। तो ये सारे क्या है? ये सब मैक्रो एनवायरनमेंट, हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। लोगों के टेस्ट बदल रहे हैं, लोग वीकेंड्स में खर्चा कर रहे हैं, लोग वीकेंड्स में एंजॉय कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें भी कैफ़ेज़ खोलने पड़ेंगे। अगर आज मैं साड़ी बेचता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि नहीं आजकल लोग जीन्स टॉप प्रेफर करती हैं, तो मुझे भी अपने शॉप में वैसा कुछ कलेक्शन रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, माइक्रो में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, मैक्रो के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में आपका बेसिकली आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो एज, इनकम, एजुकेशन, रेस, उनके पास क्या क्या एसेट्स है, क्या जॉब पोजीशन है, क्या रीजन है उनका, क्या डिग्री ऑफ एजुकेशन है, ये सब चीज़ें की अंडरस्टैंडिंग लेते हो आप किसमें? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में। सोशियो या कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या क्या अंडरस्टैंडिंग आप लेते हो? उनके बिलीव्स क्या है, उनके वैल्यूज़ क्या है, नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी क्या है, कोर बिलीव्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, ठीक है, उनकी स्टैंडर्ड्स ऑफ लिटरेसी क्या है, एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है, ये सब अंडरस्टैंडिंग हम लोग लेते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बेसिकली वही हो गया कि ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, पूरे मार्केट और इकॉनमी की स्ट्रेंथ और साइज़ क्या है, ठीक है। इसमें बेसिकली जीडीपी की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, पर कैपिटा इनकम, मार्केट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है, ये सब आ गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे। पॉलिटिकल और लीगल में क्या क्या आ गया? पॉलिटिकल मोरालिटी क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, और साउंड लीगल सिस्टम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेते हैं किसमें? पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट में। टेक्नोलॉजिकल में बेसिकली आजकल देखो टेक्नोलॉजी और बिजनेस लिंक्ड है और इंटरडिपेंडेंट है। एज अ रिजल्ट बिजनेस लिवरेज टेक्नोलॉजी, हम लोग टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपने आप को 2 गुना 4 गुना बढ़ा सकते हैं आगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है, इसमें AI आप लिख सकते हो, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लिख सकते हो, मशीन लर्निंग लिख सकते हो, ठीक है। जो हमारा जेमिनी है और चैट GPT है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी में आ गई। गूगल बार्ड है, फिर पेस्ले, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले पेस्ले को पेस्ट बोला जाता था, क्यों? क्योंकि पहले लीगल और इन्वायरमेंटल एनालिसिस नहीं था, पहले लीगल और इन्वायरमेंटल एनालिसिस नहीं था, पहले इसको सिर्फ पेस्ट बोला जाता था, ठीक है। अब कुछ ड्राइवर्स ऑफ चेंज ध्यान रखिएगा। क्या क्या ड्राइवर्स ऑफ चेंज मतलब बेसिकली क्या क्या फैक्टर्स हैं? दो तीन याद रखिएगा, काम हो जाएगा। पॉलिटिकल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, गवर्नमेंट के टर्म्स और गवर्नमेंट कितनी कितनी चेंज हुई है,
इकोनॉमिक में इकोनॉमिक सिचुएशंस, ट्रेंड्स क्या है, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट्स क्या चल रहे हैं, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें। सोशल में ट्रेंड्स क्या है, कस्टमर का एटीट्यूड्स क्या है, कंज्यूमर की बाइंग पैटर्न्स क्या है, एथनिक और रिलीजियस फैक्टर्स क्या क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल में रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी क्या है, मैच्योरिटी कैसी है टेक्नोलॉजी की, इनोवेशन पोटेंशियल कितना है, ठीक है। लीगल में आप लिख सकते हो सारे लॉज के बारे में, बिजनेस लॉज, कॉर्पोरेट लॉज, एम्प्लॉयमेंट लॉज, कंपटीशन लॉज, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज। इन्वायरमेंटल में आप लिख सकते हो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या क्या हैं, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन क्या क्या है, वेस्ट डिस्पोजल्स, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म इसका हुआ ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो हम लोग अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज क्यों करते हैं, हम लोग अपने बिजनेस को दूसरे कंट्रीज़ में क्यों लेके जाते हैं, बेसिकली इन सर्च फॉर ग्रेटर अर्निंग्स टू अचीव ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। ये सारी रीजंस हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक तरीके से इंटरनेशनली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना पड़ता है, इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना पड़ता है और एक अपना ऑब्जेक्टिव ग्लोबल लेवल पे सेट करना पड़ता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ग्लोबल बिजनेस की, मैंने आपको इसका निमोनिक बताया था, थ्री सीज लिख दीजिएगा, थ्री सीज मतलब पहला कॉन्ग्लोमेरेट, दूसरा कॉमन पूल ऑफ रिसोर्स और तीसरा कॉमन स्ट्रैटेजीज। कॉन्ग्लोमेरेट, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्स, कॉमन स्ट्रैटेजी। उसके बाद अगर हमें इंटरनेशनली डेवलप होना है तो क्या क्या स्टेप्स हैं, अगर हमें इंटरनेशनली डेवलप होना है तो क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला तो इवैल्यूएट करो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को, उसके बाद अपना स्कोप डिसाइड करो, उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव क्रिएट करो और स्ट्रैटेजीज डेवलप करो। फिर से इवैल्यूएट करो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट को, उसके बाद स्कोप डिसाइड करो, ऑब्जेक्टिव बनाओ अपना और स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। अब बिजनेसेस ग्लोबल क्यों जाते हैं, नीड टू ग्रोथ की वजह से, या उनका मार्केट बहुत एडुकेट नहीं है, चीपर सोर्स है, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए भी लोग बाहर जाते हैं। और बाहर इसलिए भी जाते हैं क्योंकि फॉरेन मार्केट्स अब ओपन हो रहे हैं, ठीक है, और बाहर के मार्केट्स में टैरिफ और कस्टम बैरियर्स कम हो रहे हैं, ठीक है। अब कस्टम बैरियर्स रेस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम वहाँ जाके बिजनेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के असेसमेंट हम लोग कैसे करते हैं, 3 स्टेजेस में, मल्टीनेशनल, कंट्री, रीजनल। मल्टीनेशनल का मतलब क्या हुआ, हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ मैं अपना आउटलेट खोल सकता हूँ पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैंने 2-3 कंट्री सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब मैं उस कंट्रीज़ का एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, ये कंट्री अच्छी है क्या, वो कंट्री अच्छी है क्या, 2-3 कंट्री का एनालिसिस कर रहा हूँ। अब मैंने एक कंट्री को सेलेक्ट कर लिया, अब उसी कंट्री में मैं कौन से रीजन में अपनी फैक्ट्री खोलूँगा, अपनी फैक्ट्री सेटअप करूँगा, उसको बोलते हैं रीजनल एनालिसिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। अब उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट की खूबियाँ क्या क्या होती हैं। ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट के अंदर ही गुड्स और सर्विसेज आते हैं, मैं आज एक टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ तो मैं सर्विस दे रहा हूँ, मतलब वो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या खूबियाँ होती हैं, तो टैंजिबल, इंटैंजिबल, pivotal for business, it has a price, it has a useful life, it delivers satisfaction and can be goods or service। पीएलसी, तो ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। पीएलसी मतलब एक तरीके से ये हमें बताता है, ये प्रोडक्ट का एनालिसिस करता है, ये बताता है कि सर जैसे हमारी लाइफ होती है, ठीक है, जैसे हम लोग की ह्यूमन जो लाइफ होती है, बर्थ होता है, फिर बीच का फेज़ आता है, फिर डेथ हो जाती है, तो वैसे ही ये भी करेक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट की भी अपनी एक लाइफ है, ठीक है। तो इन्होंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक इंट्रोडक्शन, एक ग्रोथ, एक मैच्योरिटी, डिक्लाइन। बट मैं उस पर 2 पॉइंट्स और ऐड ऑन करूँगा। इंट्रोडक्शन से पहले रिसर्च फेज़ आता है और उसके बाद मैच्योरिटी के बाद और डिक्लाइनिंग से पहले सैचुरेशन पॉइंट आता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, सैचुरेशन पॉइंट और रिसर्च मत लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज की क्या क्या क्वालिटीज़ थी, तो कंपटीशन नेग्लिजिबल है, प्राइजेस हाई होती हैं क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और हमारा प्रॉफिट पर यूनिट भी ज़्यादा होता है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है क्योंकि अभी हमारा प्रोडक्ट है इंट्रोडक्शन स्टेज में, मतलब जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस होता है, डिमांड बढ़ने लगती है, कंपटीशन बढ़ने लगता है, मार्केट एक्सपैंड होने लगता है, लेकिन प्राइजेस भी गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से आपकी प्राइस घटने लगती है।
मैच्योरिटी में क्या होता है, आपकी एवर हाईएस्ट सेल होती है, आपका कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और आपका प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखिएगा, टोटल प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा होता है, बट थोड़ी ग्रोथ कम होने लगती है, ये ध्यान रखिएगा। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या है, आपका सेल्स प्रॉफिट दोनों कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको या तो डाइवर्सिफाई करना चाहिए या तो आपको पैसा निकाल लेना चाहिए, रिट्रेंचमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो पीएलसी करना क्यों ज़रूरी, ताकि हम डायग्नोस कर सकें और पर्टिकुलर अटेंशन दे सकें, एक्सपेंशन करना कहाँ ज़्यादा फीजिबल है, इंट्रोडक्टरी स्टेज में या फिर ग्रोथ स्टेज में, ठीक है। और पैसा निकाल लेना कहाँ ठीक है, जो बिजनेस है जो डिक्लाइनिंग स्टेज में है, ठीक है। ऐसे केसेस में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, देखिए वैल्यू चेन एनालिसिस की दो एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सपोर्टिव एक्टिविटीज़। वैल्यू चेन एनालिसिस हमें ये बोलता है कि सर ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे बिजनेस में वैल्यू ऐड करती हैं, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब प्रमुख एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब सामान मंगवाना, ऑपरेशंस करना मतलब उसमें प्रोसेसिंग करना, आउटबाउंड मतलब उसको शोरूम्स में भेजना, अलग अलग शोरूम्स में भेजना, मार्केटिंग मतलब उसकी मार्केटिंग करना, सर्विसेज मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज की बात हो रही है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ 5 होती हैं, पहले सामान मंगवाना, फिर उसमें प्रोसेसिंग करना, फिर उसको बना के शोरूम्स में भेजना, फिर उसकी मार्केटिंग करना ताकि वो सेल हो सके, और एक बार सेल हो जाती है तो हमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी पड़ती है। सपोर्टिव एक्टिविटीज़ क्या है, सपोर्टिव एक्टिविटीज़ का मतलब है सर ये एक्टिविटीज़ है जो इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। फिर से सर ये सपोर्टिव एक्टिविटीज़ हैं जो इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो सपोर्टिव एक्टिविटीज़ क्या क्या है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा एचआर, मेरा टेक्नोलॉजी, मेरा प्रोक्योरमेंट। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, ऑफिस नहीं होगा, प्रॉपर सेटअप नहीं होगा, तो आप कैसे काम करोगे, ठीक है। आपके पास लोग हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास ढंग से बैठने की जगह नहीं है, केबिन नहीं है, प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, प्रॉपर फर्नीचर नहीं है, प्रॉपर मशीन नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे। एचआर मैनेजमेंट ऑब्वियसली एक एचआर भी होना, एक पूरा एचआर का सिस्टम होना चाहिए आपके पास, क्योंकि एचआर सिस्टम नहीं होगा आपके पास तो टाइमली लोगों को रिक्रूट करना, उनके कॉम्पोजिशन, उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना आप कैसे करोगे। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली आजकल हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तो टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रोक्योरमेंट देखिए ध्यान रखिएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और प्रोक्योरमेंट में डिफरेंस है। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कोटेशंस मंगाते हैं, बिड्स मंगाते हैं सबसे, फिर एक बार कोटेशंस आ जाता है तो उनकी क्वालिटी चेक्स होती है, फिर उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर एक पार्टी को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद नेगोशिएशन करते हैं, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके बाद जब ये सब हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग उनसे माल मंगवाते हैं, उसको बोलते हैं इनबाउंड करना। एक बार ये सब फॉर्मेलिटीज़ हो गई तब हम लोग माल मंगवाते हैं। तो प्रोक्योरमेंट एक लेंदी प्रोसेस है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स इट इज़ जस्ट अ रिसीविंग पार्ट, हमें बस रिसीव करना है। जैसे आप ऐसे कनेक्ट करो, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो वो एक लेंदी प्रोसेस है। पहले आप सेलेक्ट करते हो, मतलब बेसिकली आप पहले देखते हो कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, अलग अलग ब्रांड्स के आप देखते हो, ठीक है, उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करते हो, पेमेंट करते हो, ठीक है, तो वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, टाइम लगता है, 1 आध घंटा वेस्ट हो जाता है अपना। लेकिन अब जैसे आज डिलीवरी आने वाली है तो वो जस्ट रिसीविंग पार्ट है। अब शायद आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि प्रोक्योरमेंट लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद पोर्टर्स के 5 फोर्सेस। तो पोर्टर्स के 5 फोर्सेस क्या क्या है, पहली बात बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, और एक क्या था, हाँ राइवलरी, ठीक है। अच्छा तो ध्यान रखिएगा, पोर्टर्स 5 फोर्सेस हम कब लगाते हैं, इनिशियली लगाते हैं, जब किसी इंडस्ट्री में हमें जाना होता है तो इनिशियली लगाते हैं। ध्यान रखिएगा अगर मैक्सिमम नेगेटिव में है, जैसे 5 फोर्सेस हैं और मैक्सिमम अनफेवरेबल आ रहा है, तो ऑब्वियसली फिर आपको उस इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप जाओगे तो प्रॉफिट कम होगा आपका। चलिए तो जाओगे आप, लेकिन आप प्रॉफिट उतना कमा नहीं पाओगे। लेकिन अगर मैक्सिमम आपका फेवरेबल आ रहा है तो ऐसे केस में आपके लिए जाना अच्छा है, आप ज़्यादा पैसा बना पाओगे, ठीक है। तो अभी बार समझते हैं। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में क्या क्या आएगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्विचिंग कॉस्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ब्रांड आइडेंटिटी और एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखिए ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट उतने कम ही लोग उस मार्केट में घुसेंगे। स्विचिंग कॉस्ट, अगर ध्यान रखिएगा, अगर कंज्यूमर की स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो कंज्यूमर स्विच नहीं करना प्रेफर करेगा, वो जिस ब्रांड का सामान खरीद रहा है उसी से खरीदेगा। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में न्यू एंट्रेंट्स की
होता ना, मतलब वो नहीं घुसेंगे ऐसे मार्केट में जिस मार्केट में कंज्यूमर का स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा है। पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, आपस में लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ऐसे केस में तीसरा बंदा नहीं घुसेगा, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऑब्वियसली मार्केट में जितने लोग हैं वो बहुत डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स देते हैं, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स देते हैं, तो ऐसे केस में हम उस मार्केट में नहीं घुसेंगे। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जो प्लेयर्स हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में अपना प्रोडक्शन करते हैं, करोड़्स में, मिलियंस में करते हैं। ऑब्वियसली अब इतना बड़ा प्लांट सेटअप करना इनिशियली, ऑब्वियसली ये आप कनेक्ट कर सकते हो कैपिटल रिक्वायरमेंट से। इतना बड़ा प्लांट सेटअप करना जो करोड़्स का, मिलियंस का प्रोडक्शन करके दे, ऑब्वियसली मुश्किल है आपके लिए। ब्रांड, ऑब्वियसली आप जिस मार्केट में घुसना चाह रहे हो ऑलरेडी वहाँ पे एक ब्रांड बन चुका है। जैसे आप मक्खन में घुसना चाह रहे हो, मक्खन में अमूल ब्रांड बन चुका है। आप मसाले में घुसना चाह रहे हो तो मसाले में MDH मसाले एक ब्रांड बन चुका है, ठीक है। बिस्किट्स में पार्ले जी एक ब्रांड बन चुका है, ठीक है। तो इनसे आप कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। नूडल्स में मैगी एक ब्रांड बन चुका है। लास्ट है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ऑब्वियसली जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली आप उससे कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला पार्ले जी, मैगी, इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, ठीक है। आप गांव में भी चले जाओ, आप किसी मतलब हाईवे पे भी खड़े हो, आपको मैगी या पार्ले जी तो मिलेगी ही मिलेगी। आप इनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, तो कब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर होगी? जब उनको फुल नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं मनी आपके प्रोडक्ट्स पे, और आपका प्रोडक्ट उनके लिए बहुत क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट उनके लिए बहुत क्रिटिकल नहीं है। अब नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। तो प्रोडक्ट क्रिटिकल है आपके लिए और हाई स्विचिंग कॉस्ट है और बहुत लिमिटेड है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, लिमिटेड है। नेचर ऑफ राइवलरी, इसमें क्या क्या पॉइंट है? इंडस्ट्री लीडर, फिक्स्ड कॉस्ट, एग्जिट बैरियर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्लो ग्रोथ, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर। ध्यान रखिएगा, अगर इंडस्ट्री का एक लीडर, एक बॉस है, ठीक है, तो उससे कोई कॉम्पीट नहीं करेगा, राइवलरी अपने आप कम हो जाएगी। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा है तो राइवलरी बढ़ जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है तो हर कोई एक तरीके से उसमें नहीं घुसना चाहेगा, ठीक है। स्लो ग्रोथ का बेसिकली मतलब यही है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसका रियल एस्टेट का। तो एक टाइम था, 2-3 साल ऐसा था कि रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल एकदम कोई खरीद ही नहीं रहा था प्रॉपर्टीज़, पैसा ही नहीं था लोगों के पास। तो ऐसे केस में भी क्या राइवलरी ज़्यादा होगी, ठीक है। लोग एक मतलब कॉम्पीट करेंगे दूसरे से, वो 80 लाख बोलेगा तो ये 75 लाख बोलेगा, ये 70 लाख बोलेगा, ठीक है। एग्जिट बैरियर्स, ऑब्वियसली जिसमें निकलने का बैरियर्स हैं, मतलब ऑब्वियसली आज एक आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप इजीली दुकान बंद करके निकल सकते हो, लेकिन आप एक कंपनी हो, वो भी लिस्टेड कंपनी, तो ऑब्वियसली आपको बंद करने के लिए बहुत फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसे में हर कोई कंपनी नहीं बनाना चाहता इसी वजह से, ठीक है। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, यूनिक है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर आपसे कोई कॉम्पीट नहीं करेगा। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, तो वही है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर अ लैटेंट सोर्स ऑफ कंपटीशन। फिर ठीक है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ऑफर अ प्राइस एडवांटेज, ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। एक बार रीड कर लीजिएगा इसको। अब एक इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस डिपेंड करती है उसमें कितना पोटेंशियल है, हम कितना कमा सकते हैं, रिस्क कितना है, अनसर्टेनिटी कितना है, सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है, और क्या हम उस जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिफेंड कर सकते हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव बनाती है। अब एक्सपीरियंस कर्व क्या है? तो एक्सपीरियंस कर्व बेसिकली हमें ये बोलता है, हम अगर रिपीटेटिव काम करते हैं, ठीक है, रेगुलरली एक ही एक काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा उसमें हाथ सेट हो जाता है और फिर हम गलतियाँ कम करते हैं और जल्दी काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप रोज़ मान लीजिए आप कोई काम करते हो, ठीक है, तो फर्स्ट डे आपको टाइम ज़्यादा लगता है, गलतियाँ भी आपसे होती हैं, ठीक है। सेकंड डे, थर्ड डे आप वही काम करोगे तो आप जल्दी भी करोगे और गलतियाँ भी नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली उससे कंपनी की कॉस्ट कम होती है, ठीक है, कंपनी की कॉस्ट कम होती है। तो वही बोल रहा है, एक्सप्लेन दी एफिशिएंसी इंक्रीज गेन बाय द वर्कर्स, यूनिट कॉस्ट कम होने लगती है एज वी एक्यूमुलेट एक्सपीरियंसेस, वी लर्न एज वी ग्रो, ठीक है, वी लर्न एज वी ग्रो। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। और कॉस्ट कम क्यों होती है, इसके कई सारे रीजंस हैं। पहले तो एक्सपीरियंस की वजह से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, और क्या होता है कि हम लोग एक स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं प्रोडक्ट का। अब जैसे आप देखो, आप डोमिनोज जाते हो या पिज़्ज़ा हट जाते हो, तो वहाँ पे क्या है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड है सिस्टम, स्टैंडर्डाइज्ड है कि हाँ इसी साइज़ का पिज़्ज़ा रहेगा, इतना ही हमें चीज़ डालना है, इतना ही हमें उसको बेक करना है। तो कहीं ना कहीं पूरा स्टैंडर्डाइज सिस्टम है, तभी तो लोग जल्दी जल्दी बना के ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं एक्सपीरियंस कर्व के? तो एक्सपीरियंस में प्रोवाइड एन एडवांटेज ओवर द कंपटीशन, और एज बिजनेस ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस, एज बिजनेस ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस, ठीक है। वैल्यू क्रिएशन, तो वैल्यू क्रिएशन बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज़ जिससे हम एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, जिससे हमारी गुड्स की या सर्विसेज की वर्थ बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था गोवा का। गोवा में 2 तरीके के रेस्टोरेंट है, एक 100 वाला रेस्टोरेंट है, एक 1000 वाला रेस्टोरेंट है। 1000 वाले रेस्टोरेंट ने क्या स्ट्रैटेजी लगाई, उसने अपने रेस्टोरेंट को एक रोमांटिक शेप दे दिया,
ठीक है, अंडरग्राउंड लेवल पे बना दिया, रोमांटिक शेप दे दिया कि ताकि देखो जनरली गोवा लोग क्यों जाते हैं, वीकेंड्स बनाने या छुट्टियां स्पेंड करने या हनीमून के लिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली 1000 रुपये देना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको वो फील मिल रहा है, उनको वो वैसा फील मिल रहा है जो वो फील उनको चाहिए था। तो कहने का मतलब क्या, ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आप कुछ ऐसा वैल्यू क्रिएट कर रहे हो जिससे आपकी गुड्स की वर्थ बढ़ जा रही है। जाने में तो 100 रुपये में भी जा सकते हैं, बट ऑब्वियसली वैसा कंफर्ट नहीं है, वैसा इन्वायरमेंट नहीं, वैसा फील नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उसको अंडरग्राउंड बना दिया, वैसा रोमांटिक शेप दे दिया, वैसा फील दे दिया, वैसा म्यूजिक दे दिया, तो ऑब्वियसली उसकी वर्थ बढ़ गई। अब 1000 रुपये भी देने में आप हिचकिचाओगे नहीं। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब मार्केट क्या होता है, तो मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे बायर एंड सेलर मिलते हैं, ठीक है। ये सब क्या मैं पढ़ा हूँ, इसको वर्चुअल मार्केट भी हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। 4 Ps इसमें मार्केटिंग टूल यूज़ होती है, ठीक है। कस्टमर क्या होते हैं, तो कस्टमर वो होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कस्टमर की वजह से हमारे पास रेवेन्यू आता है, ठीक है। कस्टमर एंड कंज्यूमर आर सिनोनिमस, ठीक है। ये ध्यान रखिए, कंज्यूमर बेसिकली जो कंज्यूम करता है, कस्टमर जो खरीदता है, ठीक है। कस्टमर जो खरीदता है, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है। कस्टमर का एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, ऑब्वियसली आप एनालाइज नहीं करोगे तो आप उनके टेस्ट को, प्रेफरेंसेस को नहीं समझ पाओगे और आप गलत प्रोडक्ट बना दोगे। तो वही कह रहा है, दस इट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशंस ऑफ देयर नीड्स, डिज़ायर्स एंड वांट्स। हम लोग सर्वेज इसलिए तो करते हैं कि पता चले कस्टमर चाह क्या रहा है, ठीक है। कस्टमर बिहेवियर को समझो, उसकी शॉपिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। उनसे कम्युनिकेट करो, उनसे समझो, एडवर्टीजमेंट्स के कैंपेन करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें। कंज्यूमर के बिहेवियर इन्फ्लुएंस किससे किससे होते हैं, तो कंज्यूमर के बिहेवियर इन्फ्लुएंस होते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से, जैसे एडवर्टीजमेंट्स, रिकमेंडेशंस। इंटरनल इन्फ्लुएंसेस से जैसे हमारे मोटिवेशंस, हमारा एटीट्यूड्स, डिसीजन। फिर उसके बाद कस्टमर डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस होता है, उसके बाद फिर वो डिसीजन मेकिंग करता है और लास्ट में फिर वो पोस्ट डिसीजन लेता है। देखिए, पहले वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, फिर इंटरनल इन्फ्लुएंस, फिर वो डिसीजन मेकिंग करता है, फिर लास्ट में क्या होता है, पोस्ट डिसीजन मेकिंग, मतलब उसका डिसीजन सही रहा कि नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या है, बेसिकली वही जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं टू कॉम्पीट इन द मार्केट, ठीक है। देखो, हर कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल होना चाहता है, तो इस वजह से वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी का 2 ही क्राइटेरिया है, क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आज इंडिगो क्या कर रहा है, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो लोगों से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और उसकी फ़्लाइट्स कभी अपने डेडलाइंस को मिस नहीं करती, ठीक है। फ्लाइट बहुत टाइम पर रहती है, बहुत स्केड्यूल्ड रहती है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, उसने वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट किया है और उसको प्रोटेक्ट भी रखा है। प्रोटेक्ट मतलब है आप सस्टेनेबल रहो, ठीक है। अब ये नहीं कि 1 ही 2 साल आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसको प्रोटेक्ट भी रखो, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, अपने कॉम्पिटिटर को समझो, अपने कॉम्पिटिटर को समझो, आप उसको समझोगे तभी आप उसको हरा पाओगे। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, डिटरमाइन द वीकनेसेस ऑफ द कॉम्पिटिटर एंड पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन टुगेदर। लास्ट स्लाइड है की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस। तो की फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे आज एप्पल का की फैक्टर क्या है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऐसे बुर्ज खलीफा, ठीक है, ऐसे पाम जुमेरा। तो हर कंपनी का एक अपना की फैक्टर है, वो क्यों सक्सेसफुल है, कुछ फैक्टर है, कुछ उनके पास ऐसी रिसोर्स है, कुछ उनके पास ऐसी कॉम्पिटेंसीज है जिस वजह से उनको सक्सेस मिल रही है, जैसे डी मार्ट है, डी मार्ट का सक्सेस क्या है, सस्ता प्रोडक्ट। डी मार्ट का सक्सेस क्या है, सस्ता प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम अपना की सक्सेस फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो पहले देखो किस बेसिस पे कस्टमर आपको चुनता है। जैसे अब मैं सोचूंगा चल नॉर्मल शॉप जाएं कि डीमार्ट जाएं, तो मैं डीमार्ट सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि डीमार्ट में वैरायटीज़ हैं, सस्ता मिल जाएगा। तो किस बेसिस पे कस्टमर आपको सेलेक्ट करता है, फिर उसके बाद क्या रिसोर्स, क्या कैपेबिलिटीज़ आपके पास है। तो ऑब्वियसली मैं सस्ता बना सकता हूँ, मैं ऑब्वियसली बल्क ऑर्डर प्लेस करता हूँ। अब जैसे जो छोटे मोटे दुकानदार हैं वो इतना बल्क ऑर्डर नहीं खरीद सकते, डीमार्ट करोड़ में बल्क ऑर्डर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक कंपनी का, एक बिजनेस का की सक्सेस फैक्टर क्या है। चलिए, तो आई थिंक चैप्टर 2 में इतना ही था, ठीक है। सो आई टुक अराउंड 29 मिनट्स, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।